इवनिंग फ्रेंड्स। मेरा पहला वीडियो आपने देखा होगा, उसमें हम लेके चले थे फर्स्ट चैप्टर हमारा सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि किस तरीके से इनकम सर्किल में घूम के वापस फर्म के पास पहुंचती है और फर्म उसको री इन्वेस्ट करता है फॉर द प्रोडक्शन। हम सेकंड चैप्टर लेके चल रहे हैं जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो उसमें पहला टॉपिक है डोमेस्टिक टेरिटरी। जब हम डोमेस्टिक टेरिटरी का नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जाता है बॉर्डर, कि जो इंडिया का बॉर्डर है वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी माना जाता है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। डोमेस्टिक टेरिटरी में जो इंडिया की बॉर्डर है, बॉर्डर के अलावा और भी सारी चीज़ें शामिल होती हैं जो डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट मानी जाती है। ठीक है, जो जोग्राफिकल बाउंड्री उसके बाहर जाके। तो उसमें पहला है शिप्स एंड एयरक्राफ्ट ऑपरेटेड एंड ओन्ड बाय नेशनल्स, नॉर्मल रेजिडेंट्स जो इंडिया के हैं। जैसे इंडिया का कोई सिटीजन है, वो एयरक्राफ्ट चल रहा है, वो ओन कर रहा, कोई प्राइवेट कंपनी है जो प्लेन चलाती है, जो प्लेन से एक जगह से दूसरे लोगों को ले जाती है। वो सपोज अगर कहीं बाहर अमेरिका से रशिया के बीच में चला रही है प्लेन, तो वो भी इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट ही माना जाएगा। वो अमेरिका या रशिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसका जो ओनर है, ओनरशिप किसके पास है? एक इंडियन के पास है। सेकेंड है फिशिंग विसल्स एंड ऑयल रिग्स। फिशिंग विसल मछली पकड़ने के जहाज, क्योंकि इंटरनेशनल वाटर्स में मछली पकड़ रहे हैं, तो वो इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे। वो किसी फॉरेन कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माने जाएंगे। एम्बेसीज, काउंसलेट्स, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, जैसे अमेरिका की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट इंडिया में काम कर रही है, तो इंडिया का जोग्राफिकल बाउंड्री नहीं मानी जाएगी, इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी नहीं मानी जाएगी। डोमेस्टिक टेरिटरी वो किसकी मानी जाएगी? अमेरिका की डोमेस्टिक टेरिटरी मानी जाएगी। ठीक है, अब इसमें सेकंड टॉपिक है नॉर्मल रेजिडेंस। नॉर्मल रेजिडेंस क्या होता है? नॉर्मल रेजिडेंस वो सिटीजन या ऑर्गेनाइजेशन जो किसी कंट्री में रह रहे हैं और उस कंट्री में बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, लाइक एक्यूमुलेशन ऑफ वेल्थ, वहाँ से कमा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, वहाँ प्रॉपर्टी बना रहे हैं, तो वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंस माने जाएंगे, जहाँ पे उनका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट है। ठीक है, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट जहाँ पे है, तो वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माने जाएंगे। ठीक है, उसके बाद है कौन कौन से डोमेस्टिक टेरिटरी नॉर्मल रेजिडेंस में शामिल नहीं किए जाएंगे। जो फॉरेन टूरिस्ट घूमने इंडिया में आ रहे हैं, तो इंडिया के नॉर्मल रेजिडेंस नहीं माने जाएंगे। वो किसके जो नॉर्मल रेजिडेंस माने जाएंगे, वो अपनी कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंस माने जाएंगे। फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज का जो स्टाफ है, वो पर्टिकुलर कंट्री, जो उनका कंट्री रिस्पेक्टिव कंट्रीज है, उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट माना जाएगा, इसका नॉर्मल रेजिडेंस माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक आता बॉर्डर वर्कर्स। जो बॉर्डर वर्कर्स हैं, जो बॉर्डर पर काम कर रहे हैं, जैसे जब डिवीज़न हुआ इंडिया का, तो जब रेड क्लिफ लाइन खींची गई, जिसमें एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ इंडिया बटा, तो इंडिया के कुछ किसानों की जमीन पाकिस्तान में पड़ गई और पाकिस्तान के कुछ किसानों की जमीन इंडिया में पड़ गई। पर डे बॉर्डर क्रॉस करते, लेकिन वो वहाँ के नॉर्मल रेजिडेंस नहीं कहलाते। वो नॉर्मल रेजिडेंस कहाँ के कहलाएंगे? अपनी रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ के नॉर्मल रेजिडेंस कहलाएंगे। उसके बाद है सिटीजनशिप और रेजिडेंशिप। सिटीजनशिप और रेजिडेंशिप क्या है?
तो बेसिक डिफरेंस दोनों में ये है, सिटीजनशिप इज़ अ लीगल कॉन्सेप्ट, ठीक है, एंड रेजिडेंशिप इज़ अ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब लीगल और इकोनॉमिक में क्या डिफरेंस है? लीगल कॉन्सेप्ट मीन्स बाय बर्थ, जैसे मेरे पेरेंट्स इंडिया के थे, मेरा बर्थ इंडिया में हुआ तो मैं ऑटोमेटिकली इंडिया का सिटीजन बन गया। एक तो इस तरीके से मैं सिटीजन बन सकता हूँ इंडिया का। दूसरा, लाइक अगर कोई फॉरेन नेशनल है, वो इंडिया की नेशनलिटी लेना चाहता है तो अप्लाई करके लॉ के थ्रू भी इंडिया का सिटीजन बन सकता है। लाइक अदनान सामी, यू कैन गूगल इफ़ यू नीड। अदनान सामी was in Pakistani national, okay, now he is an Indian, okay। और दूसरा इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट में क्या है, जैसे रेजिडेंट इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट बेस्ड ऑन द बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म बाय द पर्सन। कोई पर्सन जो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी पर्टिकुलर कंट्री में कर रहा है उस पर डिपेंड करता है। जो कोई भी ऐसा सिटीजन, कोई भी ऐसा पर्सन जो 1 साल से ज़्यादा किसी कंट्री में रह रहा हो, उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट वहाँ पे हो, तो वो क्या कहलाएगा? नॉर्मल रेजिडेंस, रेजिडेंट कहलाएगा। उस पर्टिकुलर एरिया का, पर्टिकुलर कंट्री का रेजिडेंट कहलाएगा। अब नेक्स्ट है टॉपिक इसमें फैक्टर इनकम एंड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम क्या है? लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होंगे। कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड इंटरप्राइज, ठीक है। तो फैक्टर इनकम कोई भी ऐसी इनकम जो किसी काम को करने के बदले में आपको मिल रही है। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ सो एंड सो स्कूल में, मुझे उसके बदले में मैं वहाँ पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पे लेक्चर्स दे रहा हूँ, उसके बदले में मुझे सैलरी दी जाएगी। तो ये क्या है? फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम वो इनकम क्या है जो आपको फैक्टर सर्विसेज देने के बदले में आपको मिलती है। फैक्टर सर्विसेज मीन्स प्रोडक्टिव सर्विसेज, लाइक आई एम डूइंग प्रोडक्टिव सर्विस फॉर यू, ओके। और इसके बदले में जो मुझे अमाउंट मिलेगा या जो स्टूडेंट्स से मुझे फीस मिलेगी वो मेरा रिम्यूनरेशन होगा, उसको बोलेंगे फैक्टर इनकम, ठीक है। फैक्टर इनकम कुछ भी हो सकती है, सैलरी हो सकती है, वेजेस हो सकता है, ठीक है। कोई भी प्रोडक्टिव काम करने के बदले में जो आपको पैसा। सेकंड चीज़ है आपका ट्रांसफ़र इनकम। और ट्रांसफ़र इनकम क्या है? ट्रांसफ़र इनकम जो आपको फ्री में मिलती है विदाउट रेंडिंग एनी फैक्टर सर्विसेज। कोई भी फैक्टर सर्विसेज दिए बिना जो आपको इनकम मिल रही है वो क्या कहलाएगी? ट्रांसफ़र इनकम, क्योंकि उसके लिए आप फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर रहे हो किसी अपने एम्प्लॉयर को। लाइक स्कॉलरशिप्स मिल रही है, कास्ट बेस भी होता है, जेंडर बेस भी होता है। जो स्कॉलरशिप मिल रही है उसके लिए कोई फैक्टर सर्विसेज नहीं दे रहे हो, ठीक है। सपोज कोई लड़की है, उसको अगर स्कॉलरशिप मिल रही है तो वो कोई फैक्टर सर्विसेज उसके बदले में कोई काम नहीं कर रही है, उसको फ्री में है मिल रही है। ओल्ड एज पेंशन, ये क्या है? फैक्टर ट्रांसफ़र इनकम है। क्यों? क्योंकि उसके बदले में कोई भी प्रोडक्टिव सर्विसेज वो पर्सन प्रोवाइड नहीं कर रहा है, इकोनॉमी के लिए कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहा, उसको फ्री में मिल रहा है। जो चीज़ फ्री में मिल रही है उसको बोलेंगे ट्रांसफ़र इनकम। अब इसके बाद आता है फाइनल गुड एंड इंटरमीडिएट गुड। सबसे पहले फाइनल इंटरमीडिएट गुड तो हम बाद में पढ़ेंगे। फर्स्ट जो हमारा है गुड्स क्या होता है, आप लोगों को शायद बेसिक डेफिनेशन पता हो, तो ये मैं बता रहा हूँ। एनी कमोडिटी विच इज यूजफुल फॉर अ पर्सन और सेटिस्फाई द नीड ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन इज कॉल्ड गुड्स। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी डिमांड, जो आपकी नीड्स को पूरा करे, जो आपको यूटिलिटी दे, वो गुड्स है। जैसे ये पेंसिल, मुझे लिखना है, ये पेंसिल की मेरे लिए यूटिलिटी है, इसलिए पेंसिल मेरे लिए गुड है। लेकिन कोई कचरा, मान लो कचरा कोई हमें प्रोडक्टिव सर्विसेज नहीं दे रहा है, कोई हमें उसके बदले में हमारी वांट सेटिस्फाई नहीं हो रहा, तो वो हमारे लिए वेस्ट है, उसको हम घर से बाहर फेंक देते हैं, ठीक है। तो कोई भी ऐसी चीज़
कोई भी ऐसी कमोडिटी जो आपको नीड्स या वांट्स को सेटिस्फाई करे, ठीक है, वो क्या कहलाएगी? आपका गुड्स। ओके, अब है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट। अब फाइनल गुड क्या? जैसे मिल्क लो, मिल्क को मैं कहूँ फाइनल गुड भी और इंटरमीडिएट गुड भी है। आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे एज अ कंज्यूमर मैं मिल्क ले रहा हूँ तो मेरे लिए वो फाइनल गुड है। क्यों? क्योंकि फाइनली वो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर वही मिल्क चाय वाला ले रहा है, ठीक है, चाय बनाने वाला जो चाय की कुंडी चला रहा है, तो वो अगर उस चीज़ को मिल्क को ले रहा है तो मिल्क उसके लिए इंटरमीडिएट गुड है। क्यों? क्योंकि वो उस दूध से चाय बना के किसको बेचेगा? कस्टमर को बेचेगा, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। फाइनल गुड्स refers to those goods which are used either for consumption or investment। ऑब्वियसली या तो वो कंजम्पशन के लिए यूज़ हो या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज़ हो, तो वो क्या कहलाएंगे? फाइनल गुड। इंटरमीडिएट गुड क्या कहलाएंगे? इंटरमीडिएट गुड लाइक जैसे शर्ट आप सब पहनते हैं, तो शर्ट जिस कपड़े से बनता है, कपड़ा क्या है? शर्ट बनाने वाली कंपनी के लिए इंटरमीडिएट गुड है, ठीक है। आगे समझें। जैसे एक एग्जांपल लें, जैसे एक एग्जांपल लें, कोई एक एग्जांपल लें, तो एग्जांपल क्या ले सकते? जैसे वीट का एक एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे किसान है, फार्मर है, तो फार्मर ने प्रोडक्शन किया क्या? वीट, और वीट उसके लिए क्या है? फाइनल गुड है, ठीक है। उसने वो बेचा मिलर को, मिलर के लिए वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड। मिलर क्या करेगा? उस गेहूं को साफ करेगा, उससे चक्की में पीसेगा, उसका आटा बनाएगा। तो जो 500 रुपये में गेहूं खरीदा किसान से, वो 700 या 800 रुपये में वो किसको बेचेगा? आटा बनाने के बाद ब्रेड बनाने वाले बेकर को। और बेकर क्या करेगा? उससे ब्रेड बनाएगा और फिर अल्टीमेट कस्टमर के पास पहुंचेगी। जब कस्टमर के पास पहुंच जाएगी तब वो फाइनल गुड कहलाएगा, ठीक है। अब इंटरमीडिएट गुड और फाइनल गुड में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना? ओके। अब आज यही ख़त्म करते हैं। दूसरा वीडियो कल मैं इसका सेकंड पार्ट आपके में डालूंगा। आज ज़्यादा देर हो गया है, ठीक है। ओके, बाय।